जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैथमेटिक्स पेडागोजी। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास रहने वाली है, जिसमें आज हम एनसीएफ जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। इसके साथ ही इसमें मैंने इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी में लिखी हुई चीज़ें भी इसमें करा हुआ है। इसके साथ ही लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। एनसीएफ आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि उससे आप देखेंगे पेपर में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सिर्फ आपको मैथ्स में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे आपके बाकी जितने सब्जेक्ट है, चाहे ईवीएस का हो या आपका सीडीपी हो, उन सब में आपको ये हेल्प करेगा। सिर्फ इसमें मैथ है तो मैथ के लिए कुछ स्पेसिफिक होगा। इसी के साथ हम आज एनसीएफ को पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं। क्लियर। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। एक ही बार क्लिक करने पर हो जाएगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा अगर आपको सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर नोटिफिकेशन चाहिए होती है जो इम्पॉर्टेंट है और ऑथेंटिक है तो आप उसको भी प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। क्लासेस बिल्कुल भी फ्री रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, जितने भी पहले से भी कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर फिर से इसको स्टार्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स को पढ़ा था, जिसमें हमने डेविड व्हीलर ने क्या कहा उसको देखा था, जॉर्ज पॉलिया का कौन से 2 एम्स हैं उनको समझा था, जिनसे क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से भी। उसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मैथ्स के पेडागोजी में वो आपका एनसीएफ 2005 है। जितने भी लर्नर्स जिनको बहुत डर लगता है कि मैथ्स तो मेरा वैसे ही ख़त्म है और उसमें 30 नंबर में से तो छोड़ देते हैं, तो वो जो है गलती करते हैं। ऐसा आप लोग मत करिए। और जो भी आपके साथ आपके दोस्त मित्र जो भी प्रिपरेशन जो लोग करते हैं उनको ये चीज़ बताइए, क्लास को शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि कम से कम एटलीस्ट मिनिमम वो 30 में से अगर मैथ वो बिल्कुल भी बच्चा अगर नहीं जानता है, कोई भी लर्नर है, तो कम से कम वो 20 to 23 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकता है सिर्फ ये पेडागोजी की क्लास करके। और इसके साथ कुछ बेसिक मैथ जो मैं बताऊंगी और कुछ वीडियो पड़े भी हुए हैं जिसमें बहुत इजी मैथ पूछता है, उसको करने के बाद ये वो है कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो आपका 30 में 30 भी आ जाता है। तो देखिए, एनसीएफ बेसिक क्या है ना, कि मैं आपको पहले एक जो है नॉर्मल बताती हूँ कि एनसीएफ कहता क्या है, ये है क्या चीज़ जिनको नहीं पता। तो देखिए, एनसीएफ ना एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन का कहने का मतलब है कि जो आपकी करिकुलम होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, कि एक करिकुलम को कैसा होना चाहिए। अब ये करिकुलम क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, करिकुलम का मतलब होता है कि आपका इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों चीज़ें, मतलब क्लास के अंदर जो आप चीज़ों को पढ़ते हैं वो भी, क्लास के बाहर जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे कराया जाता है वो भी, जब उन सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं दैट इज़ द करिकुलम। अब करिकुलम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है और इसी के अंदर सिलेबस आता है जो हम लोग किसी एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं। तो अब ये जो एनसीएफ है ना, इन्होंने वैसे तो 4 एनसीएफ आ चुके हैं आपके 1975 में, 1988 में, फिर आपका एक 2000 में शायद था, फिर 2005 में ही आपका जो है चौथा एनसीएफ माना था 2005 का। काफ़ी इफ़ेक्टिव बातें इसमें बताई गई हैं, कही गई हैं। इसके हेड जो थे प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल इसके हेड थे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे मैथ से रिलेटेड हमें पढ़ना है तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आपको सीडीपी में जाकर पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो आप इसको जान लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। इसका जो मेन आप कह सकते हैं जिस्ट है ना, इन्होंने जैसे जो आपकी 1986 में जो आपकी एनईपी आई थी उसका हेल्प लिया। इसके साथ ही इसका जो मेन है वो लर्निंग विदाउट बर्डन है। वो क्या है? चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, लर्निंग
विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, ये इनका क्या था, एक आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ पे इन्होंने मेन जिस्ट किया था। अब इन्होंने प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कुछ कुछ चीज़ों को बताया कि भाई इस सब्जेक्ट को हम ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, ये बच्चे के संदर्भ में कहा गया कि बच्चे को क्या है कि वो सीख भी ले चीज़ों को और उसको उस चीज़ का भार भी न लगे। तो ये कैसे होगा, ये तब होगा जब आप बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन रहेगा, ये बच्चा रहेगा, ठीक, जो कि स्कूल में क्या कर रहा है, जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको करिकुलम डेवलपमेंट करना है, न कि टीचर को ध्यान में रख के। तो ये पर्सपेक्टिव जो आइडियोलॉजी है, ये आपको यहीं से क्रिएट करनी है एज अ टीचर, कि जितनी भी चीज़ें हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन होंगे, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अभी आप एनसीएफ पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट में इसी तरीके की चीज़ें दी थी, जिसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से मेनली आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। एनसीएफ के ऊपर भी मैं एक क्लास करूँगी जिसमें सीडीपी के अंदर जो है उसमें पूरा, फिर भी बेसिक आप समझिए कि 5 इनके बेसिक जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, जिसमें कहा गया है एग्जामिनेशन से जो बच्चे डरते हैं कि यार एग्जामिनेशन क्यों ही होता है, तो बच्चे के अंदर वो डर क्यों है, वो डर है क्योंकि उसको ग्रेड्स और मार्क्स को उसकी जो है काबिलियत से देखा जाता है। तो उसको क्या है, उसको दूर करना है हमको कि भाई मार्क्स ठीक है, आपकी लर्निंग इम्पॉर्टेंट है कि आप सीख कितना रहे हैं। इसके साथ ही और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आपका लर्निंग है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनसाइड द क्लासरूम होती है, कि क्लास के अंदर टीचर ने जो बता दिया बस वही लर्निंग है, आउटसाइड तो होती ही नहीं है। तो ये भी बात नहीं है, लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। अब जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, वो क्वेश्चंस इन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं। सिर्फ आपको एक बच्चे को रखकर सोचना है कि उसके हित में आप कितनी चीज़ों को कर सकते हैं, बच्चा कितना एक्टिवली लर्न करेगा, रटने पर बिल्कुल जोर नहीं देना है। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना। उसके बाद एनसीएफ कहीं भी पूछे, किसी भी सब्जेक्ट में पूछे, आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए एनसीएफ 2005 अभी मैंने आपको बता दिया, चौथा एनसीएफ था आपका। एट प्राइमरी लेवल पे क्लास 1 to 5 से ये जो है आपका क्या कहा एनसीएफ ने, एंश्योरिंग न्यूमरेसी अकॉर्डिंग टू यूईई। यूईई क्या है भाई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। पहला चीज़ कि प्राइमरी लेवल पे है 1 से 5 तक के कक्षाओं के लिए। इसके साथ ही इन्होंने अकॉर्डिंग टू यूईई यूनिवर्सलाइजेशन, जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो सबके लिए उसका सार्वभौमिकरण कराना, वो सबके लिए उपलब्ध हो और सब उसको लें, उसका यूज़ करें, इस चीज़ को सबसे पहली बात। उसके साथ एनकरेज नॉन नंबर एरिया, अभी हिंदी में भी मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगी क्योंकि हिंदी में भी लिखा है उसको जो मैंने करा है। एनकरेज नॉन नंबर एरियाज लाइक पैटर्न्स, मेजरमेंट, शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एंड डाटा हैंडलिंग। दैट मीन्स कि जैसे नंबर 1 2 3 4 तो लिख करके हमने बच्चे को बता दिया, बट उसकी जो है स्पेशल, मतलब कि जो चीज़ फिगर के माध्यम से दिख रही है, पैटर्न्स के माध्यम से दिख रही है, मेजरमेंट के माध्यम से, उसकी उस सोच को भी विकसित करने के लिए हमको उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है। उन चीज़ों को भी बचपन से बच्चे के अंदर लेकर के आना है। ठीक, अब देखिए गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यह शिक्षा उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए, मतलब कि जो एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, उद्देश्य। अब ये उद्देश्य क्या है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कि क्या करना है, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थॉट प्रोसेस। क्लियर, ये उसके जब अनुकूल होगा तभी वो चीज़ आपका सही होगा। समझ में आया। यह महत्वाकांक्षी होनी चाहिए ताकि यह मात्र संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने की बजाय ऊंचे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अब देखिए अगर पहली क्लास करी है तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो जॉर्ज पॉले ने अपने 2 एम्स दिए ना, नैरो एम और ब्रॉड एम्स, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि भाई जो उसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस या अचीवमेंट होना चाहिए, वो उसका ध्यान जो फोकस होना चाहिए वो इस पर नैरो एम पर नहीं होना चाहिए, उस पर कम होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है नैरो एम, बट उस पर जो है कि सिर्फ एक एम्प्लॉयबल एडल्ट बनाना ही इसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये बात कह रहे हैं।
नेक्स्ट, यह सुसंगत होनी चाहिए ताकि यह विभिन्न प्रकार की विधियां और कौशल जो कि अंक गणित, बीज गणित आदि से संबंधित है, संयुक्त रूप से बच्चों को हाई स्कूल में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्याओं को मदद कर सकें। अब देखिए, सुसंगत मतलब ये है कि जो जिस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया जाए बच्चे के सामने, ऐसा ना हो कि क्लास 4, 5 का, 6 का, 7 का बच्चा, उसको डायरेक्ट ही आपने ज्योमेट्री लाकर बता दी और बचपन से उसने ज्योमेट्री में कभी शेप्स को जाना ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, तो क्या वो बच्चे को समझ में आएगी? नहीं। तो मतलब कि जब आप करिकुलम को ड्रॉ कर रहे हैं, जब करिकुलम बना रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखिए कि हर एक क्लास में पहले से पढ़ी हुई चीज़ें जो बच्चे ने पढ़ी है उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता रहे, ताकि बच्चा जब बड़ी हायर क्लासेस में जाए तो वहाँ पे उसको बेसिक से उसको जो है दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही यहाँ पे जो अदर विषयों में दिया है, ये कोरिलेशन, सहसंबंध उसको समझ में आए, क्योंकि साइंस में भी आप जानते हैं मैथमेटिक्स तो भाई हर जगह है, साइंस में भी मैथ्स है आपके, सोशल साइंस में भी मैथमेटिक्स आती ही आती है, ज्योग्राफी में देखिए उसमें भी आएगी आपकी, हिस्ट्री में डेट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे बच्चा क्या करता है, उसका यूज़ कर सकता है। तो उसको हर एक डायमेंशन में सोचने के लिए मजबूर करना है, किसको? बच्चे को। और बचपन से ही उसके अंदर इस प्रकार की हमको स्किल्स को डेवलप करना है। नेक्स्ट, यह महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता महसूस करे। यह महत्वपूर्ण है कि भाई बच्चा जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फीलिंग उसके अंदर जनरेट हो। बट क्या प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल हो पाता है? यही बात है कि लिखी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें जाती हैं, बट इम्प्लीमेंट हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे टीचर होते हैं जो उसके लिए वर्क करते हैं। बाकी लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना होता है, पढ़ा के आना होता है, ठीक। और आज के डेट में भी मैक्सिमम स्कूल्स हमारे जो टीचर सेंटर्ड है, तो ये चीज़ें अच्छी तो हैं। अब हर चीज़ बच्चे को स्पून फीडिंग की तरह दे दी जाती है, तो बच्चे को अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही यहाँ पर है, शिक्षार्थी और शिक्षक इन समस्याओं को हल करने में अपने समय और ऊर्जा देना उचित समझें और गणितज्ञ इसे एक गतिविधि समझें जो गणितीय रूप से लाभकर हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे जिस चीज़ पे मैथ में बहुत बल दिया गया है वो है, यहाँ पर जो पॉइंट है पूरा ओवरऑल निकल के, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरुआत में ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे को देंगे कि बेटा लो प्रॉब्लम सॉल्व करो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं होगा। टीचर को लगना होगा, टीचर को भी दिखाना होगा बच्चे के साथ कि अच्छा ठीक है अब इसका बताइए। अगर बच्चा फंस रहा है तो पहले उसको क्लू, हिंट के थ्रू उसको मोटिवेट करके उसके अंदर हैबिट को डेवलप करना होगा कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम व्हाट आर द स्टेप्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स टीचिंग। क्लियर? इस तथ्य को याद रखिएगा। स्कूली गणित गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, कि स्कूल जो है वो जो आपके मैथमेटिकल आप कह सकते हैं कि जो गतिविधि होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पर भी केंद्रित होना चाहिए। आज के समय में बहुत सारी ऐसी आप देखेंगे कि गेम्स, पजल्स आ चुके हैं जिसको हम मैथ्स गेम भी कहते हैं, या प्ले वे जो है, कि इनडायरेक्टली तरीके से बच्चा खेल रहा है और वो सीख भी जाता है काउंटिंग करना, इन सब तरीके की चीज़ों को। तो हालांकि इन क्षेत्रों में ध्यान बहुत कम दिया जाता है कि क्या ऐसी ज़रूरत है कि हम बच्चों को और अच्छे से करें। सब लोग पास ऑन होते जाते हैं, बट इस पर ध्यान बहुत ही कम लोगों का होता है। शायद यही रीज़न है कि एजुकेशन आज हमारा जो है इस स्टेज पर है। पर फिर भी अगर अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है कि नहीं, लर्निंग के अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम अच्छे क्वालिटी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये वही बात कह रहा है कि वो जो है मैथ सेंटर्ड होगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए, फ़ायदा इससे क्या होगा, फ़ायदा इससे ये होगा कि जब वो बच्चे के स्पोर्ट्स में जुड़ेगा तो उससे उसके थॉट प्रोसेस में वो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है ना आपका, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थॉट प्रोसेस, वो पूरा होगा। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को संलग्न कर और उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। इसमें देखिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो बहुत डिफ़िकल्ट है, बस आपको रिलेट करते जाना है, और इसको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, समझना है आपको। क्यों समझना है? क्योंकि पेपर में आपकी समझ से आप कर पाएंगे। अगर रटेंगे तो भाई फिर तो ऐसे तो देगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको ये बताया गतिविधि होनी चाहिए,
तो अब आपको दे देगा क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से पूछेगा, आपको दे देगा कि भाई बच्चे के थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना है तो इसमें से हम क्या करें। अब आपको दे देगा कि स्कूल गणित गतिविधियों पर जो है केंद्रित होना चाहिए, और भी कुछ ऑप्शंस आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर गणित गतिविधियां डालेंगे हम स्कूल में, कि मतलब कुछ एक्टिविटीज़ टाइप में डालते हैं, मैथ से रिलेटेड कुछ पजल्स को सॉल्व कराते हैं, कुछ क्विजेस करवा देते हैं, तो उससे बच्चे को हैबिट होगा कि वो सोच पाएगा कि आउटसाइड द क्लासरूम भी मैथमेटिक्स उतनी ही एग्जिस्ट करती है जितनी इनसाइड एक क्लास में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो इस टाइप से तो इसको बिल्कुल भी रटिए मत। इसके साथ है कि पाठ्यक्रम को क्या करना है कि उनके दिमाग में इस तरीके से हमको संलग्न कराना है कि वो क्या कर सकें, उसका यूज़ कर सकें, अपने ब्रेन को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं या जो जानते हैं, धीरे धीरे उनके सोचने समझने की क्षमता में थोड़ा लॉजिक आता है। तो ये सबको करना चाहिए, सब कर सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं कि कोई बहुत है कि नहीं, बस फ़र्क इतना है कि किसी को थोड़ी ज़्यादा आती है, किसी को थोड़ी कम आती है। बट अगर हमें बचपन से वैसा इन्वॉल्वमेंट दिया जाए तो आज में जो है डर है वो डर कम से कम ख़त्म हो जाएगा। पाठ्यक्रम बच्चों को जीवंत वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ NCF। ये जो आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उसमें से एक है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करना। अब यहाँ देखिए यही बात कर रहा है, और ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट होगा कि आप बच्चे को जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चे को जो भी बता रहे हैं, वो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट होना ही होना चाहिए, तभी बच्चा उस चीज़ को अच्छे से बिना उसको बर्डन के रूप में लिए कर पाएगा। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को महत्व दे, विषय को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फंसाता भी है। और कई लोग सोचते हैं कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो बच्चे को रख देते हैं साइड में, तो बच्चा सेंटर में रहेगा, ये मैंने बताया है। इस बात को ध्यान रखें कि बच्चे के अनुसार चीज़ें बदलेंगी, बच्चे के अनुसार विद्यालय बदला जाएगा, बच्चे के अनुसार करिकुलम बदला जाएगा। बच्चे को नहीं बदलना है, बच्चे के अंदर बदलाव आप नहीं करेंगे। ठीक, तो महत्व किसको देना है, हर जगह बच्चे को देना है। पाठ्यक्रम में प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थितियों की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा एवं गणितीय परिस्थितियों का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कि डे टू डे लाइफ में भी ना हम जो जिन चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बाहर गए कोई सामान लेने, वहाँ पे है तो वहाँ भी आप अपने मैथ का यूज़ करिए। घर में अगर काउंटिंग करनी है किसी चीज़ की तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। घर में आपके गमले रखे हुए हैं तो उसको काउंट करिए। स्कूल में कुछ है, फ़ैन लगा हुआ छोटे बच्चों क्लास में, कितने हैं काउंट करो। तो इस टाइप से क्या है कि ये उनके अंदर इन चीज़ों का विकास करता है, तो ये उनके भाषा के प्रयोग को भी क्या करता है, मैथमेटिक्स में बढ़ाता है। पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न दे। रोट मेमोराइजेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये याद रखिएगा। रटना कभी भी अच्छा नहीं होता है, ड्रिलिंग नहीं करनी है। लैंग्वेज के केस में ड्रिलिंग होती है, बाकी कहीं और ड्रिलिंग नहीं अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो फिर आप वही चीज़ देख पाएंगे जो इसमें लिखा हुआ है एज इट इज़, उसको नहीं कर पाएंगे जो इसके पीछे पूछा जाएगा। बट आपको बिटवीन द लाइंस जाना होता है कि जब आप सीटेट जैसे कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है, पास करना है, क्वालिफाई करना है। क्लियर? तो रटने की प्रवृत्ति आप अपने अंदर भी न रखिए, और इससे जो है क्या होगा कि आपको बच्चों के अंदर, जब आपके अंदर वो चीज़ का हैबिट होगा तो आप बच्चों को भी वैसे ही चीज़ें आप सिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि एक शिक्षक जैसा होता है, अगर मेरे अंदर रटने की चीज़ें हैं कि नहीं मुझे रटना है, तो मैं आपको भी उसी चीज़ के लिए प्रमोट करूँगी, ये चीज़ तय है। तो शिक्षक को पहले जो है ये चीज़ दिखाना होगा कि उनको जो है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब चेंज हम बच्चों में ही कर रहे हैं। देखिए अब इसके साथ ही जो NCF है उसका प्रोग्रेशन, उसमें क्या कहता है कि आपका जो चीज़ें जाती हैं, मतलब कि आपको कैसे बच्चे को सिखाना है, तो ये आपका होना चाहिए कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये तो आपको पता ही है कि हम पहले बच्चे को मूर्त सिखाएंगे, उसके बाद अमूर्तता पे जाएंगे। पहले जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद सपोज इमेजिन, वो तो पूरा मैथ से चलता है। मैथमेटिक्स पज़ल अच्छी चीज़ होती है, पज़ल आप कर रहे हैं, और मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हमने देखा ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को कैसे हमको कराना है, टीचर को भी साथ में करना है स्टार्टिंग में। तो मैथमेटिक्स पज़ल के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को दे सकते हैं, ये अच्छी बात होती है NCF के अंतर्गत। चिल्ड्रन लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चे को ये नहीं सीखना है कि जोड़ना घटाना यही सब नहीं सीखना है, उसको ये भी सीखना है कि
जो गणित है उसका महत्व क्या है, उसके जीवन में उसका क्या महत्व है, इसको उसको सीखना है। लर्न टू एंजॉय, वो उसको इसलिए नहीं सीखे क्योंकि भाई उसको पास करना है, वो इसलिए सीखे क्योंकि उसको वो चीज़ सीखने में अच्छा लग रहा है, उसका इंटरेस्ट जनरेट करना है हमें। चिल्ड्रन सी मैथमेटिक्स एज समथिंग टू कम्युनिकेट, टू टॉक, टू डिस्कस एंड टू वर्क टुगेदर ऑन। अभी जो आपने हिंदी में देखा उतने सारे में वो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो मैथमेटिक्स को क्या देख रहे हैं। जैसे अभी उसमें था ना कि मैथमेटिक्स की भाषा में ही वो बात करें, क्लासरूम में भाषा का प्रयोग करें जो गणितीय भाषा है। दिस इज़ व्हाट, कि उस वे में वो टॉक करें, डिस्कस करें एक दूसरे से और उसी तरीके से आगे बढ़ें। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, इसके साथ ही वो मैथमेटिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझें कि भाई वो है क्या। क्लियर। टीचर इंगेज एवरी स्टूडेंट इन क्लास विद द कन्विक्शन दैट एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में तो हम चेंज नहीं करेंगे, बच्चे को सेंटर में रखेंगे, बट इम्पॉर्टेंट है कि टीचर्स एजुकेशन पे आज के टाइम में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ठीक, टीचर्स एजुकेशन, बिकॉज एक टीचर ही है जो बच्चे के सामने जाएंगे, उनको बताएंगे, उनकी आइडियोलॉजी से बच्चा प्रभावित होगा। जो टीचर बताएगा बच्चा उसी चीज़ को शुरुआत में करता है। ठीक, अगर टीचर को वो देखेगा कि मेरा टीचर मेरे साथ एफर्ट नहीं कर रहा है तो वो फिर उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं। तो टीचर्स एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है अभी। तो यही बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, ये दोनों जेंडर्स में होता है, चाहे आप मेल में देखिए या तो फीमेल में देखिए, कि होता है कि भाई कुछ बच्चे क्लास में मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते या कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, इनफैक्ट कभी कभी तो एवरेज से ज़्यादा को भी नहीं आता है, तो भी टीचर ऐसा कहते हैं कि ठीक है मैथ सबके बस की बात नहीं है। दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्शन। ठीक है, जैसे बच्चों का होता है ना अल्टरनेट या नेफ कॉन्सेप्शन, तो वही बच्चे जो आगे जाके हम लोग जैसे टीचर बनेंगे तो इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे जो बच्चा थोड़ा एफर्ट करने वाला भी होगा कि नहीं मुझे सीख लेना है, वो भी छोड़ देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और एज अ टीचर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे दोनों चीज़ें पूछेगा, इसलिए मैं आपको दोनों बता रही हूँ कि टीचर कैसा अच्छा होता है। पहले तो जो कि एक्सेप्ट करे, बच्चे के अंदर जितनी भी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करे, उसको सुधारने पे बल दे, पहली चीज़ टीचर के लिए। दूसरी चीज़, टीचर को कहीं से भी बायस नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बायसनेस शो नहीं करनी है। अब देखिए इस स्टेटमेंट में बायसनेस है कि टीचर हर एक बच्चे को क्लास में इंगेज करे, बहुत अच्छी बात है, और किस उसके उद्देश्य के साथ कि सभी बच्चे मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। अब आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि एक कक्षा में जो है शिक्षक पढ़ाते हैं और उसमें जो है कुछ ही बच्चों को मैथ आती है, तो शिक्षक उसको वहीं छोड़ देते हैं इस उद्देश्य से कि सारे बच्चे मैथ जो है नहीं सीख सकते या सभी मैथ के लिए नहीं बने हैं। तो क्या ये सही है? ये बायसनेस है, ये टीचर एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि टीचर को एक्सेप्ट करना है। अगर बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन की भी हम बात करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? समावेशित शिक्षा। तो वहाँ पे भी आपके बच्चे की डाइवर्सिटी है, बच्चा कहीं से भी आ रहा है, कैसा भी है, पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है उसको और अपने अंदर चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन नीड। ठीक, NCF 2005 फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। जो हमारा NCF 2005 है, ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दैट मीन्स कि चिल्ड्रन मेक देयर ओन नॉलेज, कि वो खुद से ही सीखते हैं, धीरे धीरे उस पर बेस बनाते हैं, धीरे धीरे अपने से चीज़ों को सीख करके करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके, जो बहुत अच्छी बात है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू इंगेजिंग एक्टिविटीज़। एक्टिव पार्टिसिपेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का जो है, किसी भी क्वेश्चन में आपको यही देखना होता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कहाँ पर है। जहाँ पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा दैट ऑप्शन इज़ करेक्ट, पढ़ कर करिएगा। तो बच्चे को क्या करना है, आपको जो बच्चा है उसको आपको क्या रखना है, एकदम एक्टिव रखना है। वो एक्टिव रखने के लिए, अब अगर आप क्लास में ला के उसको मैथमेटिक्स के सम्स दे देंगे तब तो वो एक्टिव रहने से रहा, तो आपको उसके अंदर जब तक इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता है, आप एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको मैथ्स पढ़ाइए। आप अगर ये चीज़ ध्यान देंगे तो छोटे बच्चों में मैथ्स पढ़ने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करा है या नहीं, बट ये चीज़ देखिएगा, उनको अगर आप कोई चीज़ कहेंगे, उस क्लास में मैक्सिमम बच्चे मैथ्स में अच्छा करते हैं, बट व्हाट इज़ द रीज़न कि जैसे जैसे वो बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं उनको मैथ्स समझ में नहीं आता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि मैथ्स टफ होता है, बट क्योंकि बचपन में क्या है, हम उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ से सिखाते हैं, तो इंटरेस्ट होता है। अगर चीज़ नहीं भी आती है समझ में तो वो उस पर एफर्ट करते हैं और बाद में वो चीज़ गायब हो जाती है। तो ये
गैपिंग होती है कि जिसको हमको वहाँ पर जाकर सही करना होता है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होगा? एक्टिविटीज़, हाँ इसके साथ एक और चीज़, एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्लासरूम के अंदर और बाहर दो में से चूज़ करना हो तो आउटसाइड को पहले चूज़ करिएगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इंट्रोड्यूस द एल्जेब्रिक नोटेशन, ये प्राइमरी के लिए ही है, प्राइमरी लेवल पे एल्जेब्रिक नोटेशन को आपको स्टार्ट कर देना है, बच्चे को धीरे धीरे बताना। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या किस संदर्भ में कही जा रही है, बताई जा रही है गणित की, बच्चे को उसको समझना ज़रूरी है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन मिला और बच्चा करने लगा। ठीक। मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, मतलब कि वो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ उसको क्या कर सके, रिलेट कर सके, ऐसी मैथमेटिक्स उसको जो है जाननी है। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालक के स्वयं के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि उसके स्वयं के अनुभव पर आधारित, उसकी जिज्ञासा को शांत करने वाला, कि जो कि उसकी क्यूरियोसिटी, जितनी भी चीज़ें वो देखता है, सुनता है, जो उसको नहीं आती इन्वायरमेंट में, जिसको वो समझने की कोशिश करता है, वो उसके करिकुलम में होनी चाहिए। इस स्तर पर पाठ्यक्रम संख्याओं, साधारण जोड़ घटाव, गुणा भाग, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न, दशमलव, क्षेत्रफल, काम और समय, साधारणतः ब्याज, लाभ हानि आधारित होने चाहिए। एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि विच इज़ नॉट इन द, आप कह सकते हैं, कंटेंट ऑफ प्राइमरी सिलेबस या प्राइमरी मैथमेटिक्स, तो उसमें आपको कुछ कुछ दे देगा, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, मेजरमेंट, ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आपको नहीं होगा, जो प्राइमरी में नहीं है वो बताना है। तो ये चीज़ें जो है इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये उनके सिलेबस में होता है। ठीक। पाठ्यक्रम विभिन्न आकृतियों, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो जहाँ पे है ना कि जो आपको वहाँ पे बच्चे को नॉन नंबर एरियाज, जिसमें शेप्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, ये वही बात है। इस स्तर में मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ा जाता है, वही कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो अभी हमने पढ़ा है, और साथ ही साथ उनके बीच संबंध समझने के लायक बन सके कि जो चीज़ वो कर रहा है और जो लॉजिकल थिंकिंग वो करेगा ना, मैथमेटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए। यहाँ पर गणितीय खेल, पहेलियों तथा कथाएँ आधारित होने चाहिए। तो वही जो पजल्स की बात की हमने, ठीक, तो यही है, मिला जुला करके आप इसको जो है हिंदी वाला भी एज इट इज़ जो इंग्लिश में अभी मैंने आपको बताया है वही चीज़ें, कुछ अलग उसमें नहीं है, बस बच्चे को एक्टिव रखना है। मैथमेटिकल गेम्स, पजल्स अच्छी चीज़ें होती हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का रखना है। ठीक। बच्चे पे किसी प्रकार का चेंज आपको नहीं करना है। ठीक। ये आपका उच्चतर प्राथमिक के लिए है कि योग्यता के अनुसार चयन को बढ़ावा दें, कि ये नहीं कि सबको ले जा करके हम उसी एक ही रेस में करे हुए हैं, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है उसी को आगे बढ़ाने का मौका दें। ठीक। इसके साथ ही ये जो है आपका, जो आप आगे वाला देंगे, अभी जो आपने पढ़ा है ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए इतना काफ़ी है। अगर सेकंड पेपर है तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि रेखा गणित के साध्यों पर आधारित होना चाहिए, और ताकि क्या है कि बच्चा जो है जो बेसिक छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं उनको भी समझने लगता है। पाठ्यक्रम के प्रारंभिक ज्ञान यहीं से स्टार्ट कर देने चाहिए, जो आपका बीज गणित है, अंक गणित है, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। डाटा हैंडलिंग जो बचपन से पढ़ते हैं, अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन शुरू हो जाता है, सांख्यिकी का। ठीक। ग्राफ हो गए, ये सारी चीज़ें आपके जो है हायर उसमें चला आता है। अब देखिए क्वेश्चन है, एज पर NCF 2005 द गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन ए स्कूल, the goal of mathematics teaching in school curriculum is that children learn important mathematical concepts। ठीक है। ये किसने, अब इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहती है कि विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखने का क्या अर्थ है, कि जो इन्होंने यहाँ पे पूछा है प्रभावशाली गणित, तो इसका क्या अर्थ है, यही इसमें पूछा है। तो वेरीफाइंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स इन मैथ लैब, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना। नोइंग मैथमेटिकल प्रोसीजर्स एंड एल्गोरिदम्स, गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं, जिसको एल्गोरिदम कह रहे हैं, उसका ज्ञान। या सॉल्विंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल, गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना। या अंडरस्टैंडिंग अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका
विनियोजित उचित उपयोग करना। अच्छा क्वेश्चन से, इसका पहले आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो ध्यान से पढ़ के पहले दीजिए। ठीक, तो पॉज करके इसको, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पर है कि प्रभावशाली गणित, दैट मीन्स इफेक्टिव मैथमेटिक्स कब होगी। तो अब देखिए, खुद से सोचिए कि अगर इफेक्टिव मैथमेटिक्स की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम थियरम को जाके वेरीफाई कर देंगे तो ये इफेक्टिव तो हुई नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं है। नोइंग मैथमेटिकल प्रोसीजर एंड एल्गोरिदम, भाई क्या हुआ अगर हम किसी चीज़ के प्रोसीजर को जान लिए, किसी क्वेश्चन के स्टेप्स को कैसे करते हैं वो जान लिए, एल्गोरिदम जोड़ घटाना ये सारी चीज़ें जान ली, तो उससे क्या हुआ, वो इफेक्टिव मैथमेटिक्स के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। सॉल्विंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल, अब देखिए जैसे हमने अभी बार बार पढ़ा था कि मैथमेटिकल गेम्स और पजल अच्छी बात होती है, अच्छी बात होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो टैग वर्ड्स के पढ़कर जाते हैं ना, वो गेम्स और पजल्स देखकर बस इसी पे टिक कर देते हैं, बट ये ऑप्शन भी आपका गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए, गणित सीखा गया जो प्रभावशाली गणित होगा वो कब होगा, कोई भी चीज़ इफेक्टिव कब होगी, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना जान जाएंगे, जब आप उसको अप्लाई करना जान जाएंगे। सॉल्विंग, अगर मैंने मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स को सॉल्व कर लिया तो इससे मैथ में मैं कुछ इफेक्टिव नहीं कर पाई। बट आप फोर्थ ऑप्शन पढ़िए कि अंडरस्टैंडिंग अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लर्नड मैथमेटिकल टेक्निक्स, बट अगर मैंने कोई नई चीज़ मैथ में सीखी और उसका उपयोग मैंने कर पाई, चाहे अगर मैंने क्लास में कोई चीज़ नहीं सीखी उसको जाकर मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाई, घर आने के बाद कुछ उससे कर पाई, तो ये क्या है? इफेक्टिव मैथमेटिक्स है। प्रभावशाली जो है गणित जो है, ये उसका अर्थ है कि आपने जो चीज़ सीखी है पहले से उसको आप अपने जीवन में उतार पा रहे हैं या नहीं। तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, इट इज़ मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज दैन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमने क्लास 1 में भी करा हुआ है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। तो ये स्टेटमेंट किसका है? डेविड विलर का है, जॉर्ज पॉलिया का है, वैन हिले का है या स्टीफन क्रैशन का है? तो उम्मीद है मुझे कि अब तक आपने आंसर टिक कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है आपका डेविड विलर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये हमने पहली क्लास में करा हुआ भी था। एज पर NCF 2005 वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज टू। अब इसमें आपसे एम पूछा है कि NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलप न्यूमरेसी स्किल्स, संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना। ठीक है, गलत नहीं है, बट अब ध्यान से पढ़िए, मेन गोल। ठीक, तो न्यूमरेसी स्किल है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है भाई, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी बहुत अच्छी बात है, तो इसमें तो कोई गलत ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, अब देखिए इसमें चारों के चारों ऑप्शन आपके करेक्ट और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में ही दिया हुआ है, बट पूछा क्या है? वन मेन गोल, मेन गोल। तो अगर पहला दूसरा पढ़ के कई जो है हैं लर्नर्स जो कहेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ में, तो बट इन सब में इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमने बार बार कहा है कि मैथमेटिक्स जब भी आप देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, उसके सोचने समझने की प्रक्रिया में मैथमेटिक्स को लगा देना, बिल्कुल कि वो सोचे भी तो लॉजिक लगा के मैथ के अनुसार सोचे, ये चीज़ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स गेम इज ट्रू? जो हमने गेम्स और पजल पढ़ा उसमें, मैथमेटिकल गेम्स मस्ट बी लाइक ओपन एंडेड प्ले, मैथमेटिकल गेम्स प्रोवाइड नॉन डिडक्टिक फीडबैक टू द चिल्ड्रन, मैथमेटिकल गेम्स प्रमोट प्रोसेसेस ऑफ एंटिसिपेशन एंड प्लानिंग इन चिल्ड्रन। इसका आंसर आप लोग खुद देंगे जो है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो देखिए ये तीन ऑप्शन है, इनको ध्यान से देखिए। अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी या सी, ए या सी ओनली है, या ए और बी, इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसका जो भी ऑप्शन है उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लियर? इसके साथ ही आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम वैन हिले की थियरी और जो नेक्स्ट है उनको देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि NCF से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, इसके साथ ही अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।